इस वीडियो में हम लोग लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही ज़्यादा मरीज़ के लिए पेनफुल बीमारी होती है। मन के स्तर पे पेन होता है, कॉस्मेटिकली डिसफिगरिंग बीमारी होती है। तो इस परेशानी में व्यक्ति के चेहरे पर और गर्दन पे, छाती पे या फिर पीछे जो ये वाला एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है और इसमें ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के या ग्रे कलर के पैचेज आ जाते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं ये कॉन्फ्लुएंट पैचेज हो सकते हैं, सीट लाइक, या फिर थोड़ा स्किन गैप कर करके अंडाकार गोलाकार इस तरह से। कभी कभी ये रेटिकुलेट अरेंजमेंट भी लेते हैं। और ये जो पैचेज होते हैं इन पैचेज में मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती अधिकांश केसेज में। कुछ केसेज में खुजली, हल्की फुल्की इरिटेशन या फिर जलन होती है, लेकिन ये इतने डार्कर शेड में होते हैं कि व्यक्ति एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आपके शरीर की स्किन का कलर एकदम ही डिफरेंट और जो पैचेस हैं उनका कलर एकदम ही डिफरेंट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, विशेष करके महिलाओं में। जो 20 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे जैसे कॉस्मेटिक्स हैं उनके यूज का ट्रेंड पुरुषों में भी, अब जैसे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपने चेहरे को, खूबसूरती को लेकर के धीरे धीरे कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है एक मायने में कहा जाए तो प्योर कॉस्मेटिक, मतलब कि केवल साज सज्जा या देखने में खराब लगने वाली प्रॉब्लम है। और चूंकि ये पूरी तरह से रंग व्यक्ति का बदल देता है कि जैसे कोई गोरा व्यक्ति है तो उसकी भी स्किन एकदम काली पड़ गई, तो उसके लिए बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग, बड़ी ही डिस्ट्रेसिंग होता है। मतलब अधिकांश पेशेंट एकदम दुखी, निराश हालत में बुरी तरह से जैसे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि ये परेशानी होती क्यों है, मतलब इसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो ये परेशानी के होने के पीछे का कारण जो अभी के साइंटिफिक रिसर्च उपलब्ध हैं उसमें अधिकांश रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया है कि जो अभी बाजार में उपलब्ध कॉस्मेटिक्स हैं, खुशबू वाली चीज़ें हैं, उनके उपयोग से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि जितनी भी साज सज्जा की चीज़ें आप जानते हैं उन सारी चीज़ों को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जिनमें भी खुशबू है, जो भी बालों में लगाए जाने वाले साज सज्जा के सामान हैं, वो सारी चीज़ें इस बीमारी में पैदा करने में पाई गई हैं। जैसे कि चेहरे पर लगाने वाले दैनिक क्रीम हैं, फेयर लवली, विको टर्मरिक, पॉन्ड्स, निविया, इसमें फेयर एंड हैंडसम, तमाम तरह के जितनी क्रीम्स आप जान रहे हैं जो नई नई कंपनियां अभी लॉन्च हो रही हैं उन सब के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बालों में लगाने वाले जो तेल हैं, आंवला तेल, इसी तरह से आलमंड ऑयल, और भी तमाम तरह के खुशबू वाले तेल, ठंडई वाले तेल, बालों में लगाने वाले कलर, बालों में लगाने वाले मेहंदी, तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं। चेहरे पे आजकल शादी के समय में औरतें काफ़ी ज़्यादा मेकअप, फाउंडेशन, पाउडर, डिओड्रेंट, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, तो ये सब इसके लिस्ट में आ जाता है। अब कई बार जब हमारे पास पेशेंट आता है तो जैसे लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं लेकिन चाहते नहीं हैं कि कोई ये कहे कि आप कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। वो चाहते हैं कि हम ये बोलें उनको कि आप तो कॉस्मेटिक यूज़ करते ही नहीं हो, तो वो ऐसा उनके मन में रहता है। तो जैसे शादी में लगाए हुए जो कॉस्मेटिक है वो उनके लिए जीरो है, कि उसका कोई मतलब नहीं है कि वो तो मैं 2 महीने 4 महीने पे कभी कोई फंक्शन पड़ता है तो लगा लेते हैं। बालों में तो हम कलर लगाते ही नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि कलर तो दिख रहा है आपके बाल में, तो ये तो शादी पड़ा था तो 3 महीने पहले लगाए थे, ऐसे में कलर नहीं लगाता हूँ। तो इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे। जो कलर होती है एलर्जी या फाउंडेशन की एलर्जी, ये 3 महीने या 6 महीने में भी आप एक बार लगाते हैं तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम को पैदा कर सकती है। इसी तरह से सरसों का तेल भी कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो सरसों के तेल में एक मॉलिक्यूल होता है आइसोथायोसाइनेट, तो वो इस परेशानी को पैदा करने में पाया गया है कि कुछ मरीजों में ये पैदा कर सकता है। सरसों के तेल की जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम तो अपने घर का पिसवा के एकदम ओरिजिनल तेल लगाते हैं। अब एकदम आप ओरिजिनल से ओरिजिनल तेल खुद अपने हाथ से निचोड़ करके, सरसों का तेल हाथ से, मशीन से भी नहीं, हाथ से निचोड़ करके भी लगाएं, खुद पौधा उगा करके भी लगाएं, तो भी वो दिक्कत कर देगा जिनको करना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जब भी ये बात आती है तो वो कहते हैं कि इतनी दुनिया लगा रही है, इतने लोग लगा रहे हैं, उन्हें नहीं हो रहा है, मुझे ही हो गया। तो उसी तरह से है कि बीमारी, चूंकि सबकी स्किन अलग अलग है, सबकी त्वचा भिन्न भिन्न है, तो बीमारी किसी के ऊपर भी हिट कर सकती है। अब जैसे सभी अल्कोहल पीने वालों की लीवर नहीं खराब होती है, दुनिया में इतने लोग अल्कोहल पी रहे हैं तो सभी का नहीं खराब हो रहा है, उसी में से कुछ लोगों को बीमारी हिट कर जाती है। सभी
40 की उम्र के लोगों को कैंसर नहीं हो रहा है, आप ही के बीच में किसी को ब्लड कैंसर हो जा रहा है, किसी को कहीं कैंसर हो जा रहा है। तो सभी बीमारियां सबको नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जिसकी स्किन नहीं रिएक्ट कर रही उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया गया इस बीमारी को बढ़ाने में या फिर कुछ हद तक पैदा करने में, वो है सनलाइट। तो जैसे जो धूप की रोशनी है वो इस बीमारी को बढ़ाने में काफ़ी योगदान है, और काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि प्राइमरी एलर्जन ने रिएक्शन पैदा किया और फिर उसको फर्दर बढ़ाने में, फर्दर पैदा करने में सनलाइट का बहुत ज़्यादा उपयोग था। जो लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस की प्रॉब्लम है, ये तो चेहरे पे, गर्दन पे और पीठ पे तो सामान्य हो गया, लेकिन लोगों के बॉडी में, थाइज में और भी जगह फैल जाता है। कई बार पर्टिकुलर सेगमेंट में भी देखने पड़ता है कि एक बिल्कुल लकीर की तरह से लाइकेन प्लैनस हो गया, गर्दन पे हो गया, तो इस तरह का भी देखने को मिलता है। तो लाइकेन प्लैनस के वेरियस पिगमेंटोसस, इसमें अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है लाइकेन प्लैनस से। लाइकेन प्लैनस और लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस दो अलग परेशानी हैं, तो इसको कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस से मिलती जुलती कई सारी बीमारियां हैं जो कि बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, तो वो डॉक्टर के लिए भी बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। जैसे एक बीमारी होती है एसिडर्मेटोसिस, तो कुछ डॉक्टर तो उसे अलग मानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो लाइकेन प्लैनस या उससे बिल्कुल मिलती जुलती बीमारियां हैं उनको डॉक्टर एक कॉमन अम्ब्रेला टर्म के तहत यूज करना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट सिंपल हो और ज़्यादा कन्फ्यूजन न पैदा हो। उसे बोला जाता है एक्वायर्ड डर्मल हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे पिगमेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक परेशानी होती है, तो वो भी एलपीपी से ही लगभग मैचिंग होती है। रील्स मेलेनोसिस है, वो भी बिल्कुल मैचिंग है। जो मैंने अभी बात किया एसिडर्मेटोसिस, तो वो भी काफ़ी मैचिंग है। तो और चूंकि ट्रीटमेंट इनका लगभग एक जैसा ही है, तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन न पैदा करके क्लिनिशियन इस बात को करने लगे कि इन सारे जो इस तरह के एक जैसे पिगमेंटेशन पैदा करते हैं उन्हें एक कॉमन टर्म यूज किया जाए और उसका ट्रीटमेंट एक जैसा दिया जाए। तो कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बोल देता है कि लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस है, कोई आपको बोल देता है पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। तो इससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लग रहा है बीमारी सही से पकड़ नहीं पा रहा है डॉक्टर, मतलब सब कंफ्यूज्ड है और इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके डायग्नोसिस को कैसे डायग्नोसिस किया जाए। तो डायग्नोसिस तो मैक्सिमम केसेस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डॉक्टर देख के ही पता लगा लेता है और कुछ जांच की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में जांच की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें स्किन बायोप्सी डॉक्टर करा लेता है या फिर एक पैच टेस्ट होता है उसे करा लेता है, मतलब जिसमें आपके पीठ पे या छाती पे एलर्जन लगाए जाते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है चमड़ी के ऊपर। तो उस टेस्ट को आपके चमड़ी पे 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते तक रखा जाता है। उस दौरान मरीज को स्नान नहीं करना होता है, नहाना नहीं होता है, और फिर उसकी रीडिंग की जाती है। तो पैच टेस्ट भी कभी कभी कर लेता है, कभी कभी डॉक्टर मरीज को ही पैच टेस्ट करने के लिए बोल देता है, जिसे सेल्फ पैच टेस्ट बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, मरीज को ही बोल देता है डॉक्टर कि अपने हाथ पर जो केमिकल सबसे ज़्यादा सस्पिशन में लग रहा है, तो उसको बोल देगा रोज़ 2 से 3 बार आप लगाएं 15 दिन तक या महीने तक, और फिर देखें कि चमड़ी में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो उससे भी कई बार बीमारी पकड़ में आ जाती है और आइडेंटिफाई हो जाता है कि फला चीज़ ज़्यादा रिएक्शन कर रही है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर को लगा आपके कि आंवला तेल जो आप लगा रहे हैं उससे आपके स्किन में पैचेस पैदा हो रहे हैं, तो डॉक्टर ऐसा बोल सकता है कि आंवला तेल अपने हाथ पे भी लगाना शुरू कर दो और डेली 2-3 बार लगाओ और 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने ऐसे लगाओ, फिर वहाँ पर देखो कि पैच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब सेल्फ पैच टेस्ट में यदि निगेटिव आ जाए, मतलब कि जैसे आपने आंवला तेल लगाया महीने भर और आपका वहाँ की स्किन काली नहीं हुई, तो इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आपको उससे एलर्जी नहीं है। जैसे 100% गारंटीड टेस्ट नहीं है, निगेटिव आने के बाद भी कई बार डाउट रहता है। इसलिए ऐसा होता है कि कुछ एलर्जन जो होते हैं वो बहुत धीमे धीमे एलर्जी पैदा करते हैं और वो धूप के रिस्पॉन्स में पैदा करते हैं कुछ एलर्जन, और महीनों लग जाता है। तो जब आप उनको महीनों इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के आपकी स्किन में डैमेज होता है। इस वजह से वो सेल्फ पैच टेस्ट में मिस हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से, इलाज के दृष्टिकोण से, ये बीमारी जो है मरीज के साथ साथ डॉक्टर के लिए भी पेशेंस का खूब टेस्ट करती है, क्योंकि इसका कोई भी जल्दी ठीक करने वाला सॉलिड ट्रीटमेंट है ही नहीं अभी के समय में। मतलब कि ये बीमारी ठीक होने में लंबा समय लेगी ही लेगी, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे आसानी से बीत जाते हैं इस बीमारी में। तो ये बात कई बार मरीजों को स्वीकार नहीं होती है और वो डॉक्टर बदलने लगते हैं कि लग रहा है डॉक्टर के मान का नहीं है इलाज कर पाना। कई बार दूसरे
उल्टी सीधी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तमाम आजकल यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग है कि पिगमेंट को साफ करें 10 दिनों में, महीना दिन में, और बीमारी को अंत में और ख़राब करके आपके पास लैंड करते हैं, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ में, और ज़्यादा निराशा डिप्रेशन के साथ में। तो जब भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनका कोर्स लंबा होता है, तो हम लोग ये रूटीनली देखते हैं कि मरीज जो होता है खूब दौड़ लगाता है, और सारे डॉक्टर का क्रिटिसाइज करता हुआ मिलेगा, उनको दिखाए 2 महीना 4 महीना, उनको दिखाए कुछ नहीं हुआ, बेकार हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब मूर्ख बना रहे हैं। जबकि आप अपने मन को नहीं समझा रहे हैं कि कुछ लोगों की बातें ढंग से सुने। जैसे कोई अच्छे से सुनाना चाहता है तो उन्हें लगता है कि लग रहा है खुद ही क्लियर नहीं है, इसलिए इतना समझा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सभी प्रकार के कॉस्मेटिक से आपको दूर करना होगा। जो आप महीनों पे, 3 महीने 6 महीने पर भी लगाते हैं, उन सभी चीज़ों को बंद करना होगा। यदि कोई एक कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कोई एक कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको सारी चीज़ें बंद करनी होंगी। आपको केवल ब्लैंड थिंग लगानी होंगी, बिल्कुल ही ब्लैंड थिंग, जिसमें कोई खुशबू ना हो, कोई एलर्जन ना हो। तो अभी इस बीमारी के लिए तमाम तरह के ब्लैंड क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश इसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अब अवेलेबल हैं, जिसे आप लगा सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ करके। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपको सन प्रोटेक्शन अच्छे से करना है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन इस बीमारी को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको धूप से बचना है, स्कार्फ लगाना है, गमछा लगा लें या तौलिया, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा लें, हैट लगा लें, कैप लगा लें, कुछ भी लगा लें। धूप में जाते समय सनस्क्रीन लगा सकते हैं आप। तमाम तरीके से आप धूप से प्रोटेक्ट करना है, खुद को धूप में जाने से रोकें। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके दवाइयों के। तो इसके दवाइयों में जो होती हैं, लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, खाने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो लगाने वाली दवाइयों में भी अब तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, इसी तरह से टैक्रोलिमस, पैमिक्रोलिमस, बहुत सारे डीपिगमेंटिंग या हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स भी मौजूद हैं, जैसे कि कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, मैंडलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह की तमाम दवाइयाँ लगाने वाली मौजूद हैं। इसी तरह से तमाम तरह के पील्स, केमिकल पील्स भी डॉक्टर इस्तेमाल में लाता है। ग्लाइकोलिक एसिड पील, मैंडलिक एसिड पील, अब तमाम तरह के पील्स उपलब्ध हैं जिनके मल्टीपल सेशन करने पड़ते हैं, और तब जाके धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। खाने वाली दवाइयों में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की दवाइयाँ भी डॉक्टर इस्तेमाल में लाते हैं। मेथोट्रेक्सेट भी यूज़ में लाई जाती है, कुछ डॉक्टर प्रीफर करते हैं। कुछ डिफरेंट दवाइयाँ जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई है, विटामिन ए एनालॉग्स, कैरोटिनॉइड्स, इस तरह की दवाइयाँ भी डॉक्टर उपयोग में लाते हैं। इसी तरह से एक ट्रानेक्समिक एसिड नाम की दवाई होती है, जो कि काफ़ी डॉक्टर प्रीफर करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। इन सभी दवाइयों से भिन्न एक दवाई होती है डेप्सॉन, वो भी कुछ डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो जितनी भी खाने वाली दवाइयाँ हैं, लगाने वाली दवाइयाँ हैं, या फिर क्रीम है या केमिकल पील्स हैं, ये कोई दवाइयाँ आपको तत्काल फ़ायदा कतई नहीं करेंगी। तो इस बात को बिल्कुल नोटिस कर लेना है कि इन सब दवाइयों को लंबे समय तक आपको उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि यदि कोई मरीज़ हमारे पास बिल्कुल शुरुआती फेज में आ जाता है, जैसे 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, जैसे रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पास था जो 2 महीने में ही हमारे पास आ गया, तो उसकी बीमारी 2 से 3 महीने में ही ख़त्म हो गई। उसके पीछे कारण होता है कि जो कलर बनाने वाले सेल होते हैं वो पूरी तरह से टिश्यू में फिक्स नहीं होते हैं शुरुआती फेज में, मेलानोफाजिस जिन्हें बोला जाता है। लेट स्टेजेस में पिगमेंट इनकॉन्टिनेंस और मेलानोफाजिस की वजह से वो बड़े फिक्स हो जाते हैं, जल्दी मूव नहीं करते हैं कलर वाले सेल। तो यदि शुरुआती फेज में आ गया तो मरीज तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा भी लेट हो, 3 महीने 4 महीने बीमारी हो जाए, 5 महीने हो जाए, तो उस कंडीशन में बीमारी का क्रोनिक कोर्स शुरू हो जाता है। और अभी के समय में तो आपको पता ही है कि लोग शुरू में तो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, झोला छाप यूट्यूब वाले डॉक्टर जो फर्जी वाले हैं उनके पास कि ये लेप लगाएं। तो और शुरुआत में तो लोगों को लगता है टैनिंग हो गई है, कुछ लोगों को लगता है छाई हो गई है, तो ये सब सोच करके लोग कोई न कोई लेप लगा करके जो क्रिटिकल टाइम है उसको भी वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, इसके अलावा हमारे पास और क्या विकल्प उपलब्ध है। तो इस परेशानी के लिए अब लेजर्स अवेलेबल हैं जो कुछ मरीजों में, सभी में नहीं, कुछ मरीजों में अच्छा बेनिफिट पैदा करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर लेज़र है वो होता है ND YAG लेज़र। तो ये लेज़र 4 बार, 6 बार, 8 बार ऐसे मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं।
तब जाकर के पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि लेज़र सभी मरीजों में इंडिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि लेज़र के कुछ नुकसान होते हैं जिससे बीमारी और ख़राब हो सकती है। तो डॉक्टर आपके स्किन को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट निर्धारित करता है। जो लास्ट लाइन के तौर पे, निष्कर्ष के तौर पर मैं इस बात पे फिर से जोड़ दूंगा कि ये बीमारी का जल्द से जल्द इलाज कराएं अपने डॉक्टर से मिल करके। यूट्यूब के चक्कर में न पड़ें, यूट्यूब केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। दवाइयों का इलाज जल्द से जल्द कराएं, लंबे समय तक किसी स्किन स्पेशलिस्ट के ट्रीटमेंट में बंधे रहें। तो ये परेशानी काफ़ी मरीजों में, ये परेशानी पूर्णतया भी ठीक हो जाती है, पूरी तरह से भी ठीक हो जाती है। लेकिन चूंकि अपवाद हर जगह है, तो हमारे पास ऐसे मरीज हैं कि जो लंबे समय तक इलाज लेने के बाद भी बेनिफिट नहीं पा पाए हैं, लंबे समय तक के इलाज के बाद भी, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जानकारी के लिए तौर पर हम लोग ये बातें बता देते हैं जिससे मरीज के मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो सही तरीके से आप इलाज करवाएंगे तो ऐसे समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपकी परेशानी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। थैंक यू।